नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी जो 11 जुलाई को आप सभी का बोर्ड एग्जाम है उसके कुछ वीवीआई प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है गुरु शिष्य पाठ के लेखक कौन है। तो गुरु शिष्य पाठ के लेखक कौन है बच्चों? विश्वनाथ त्रिपाठी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि गुरु शिष्य किस प्रकार की रचना है। तो गुरु शिष्य एक प्रकार की स्मरण है बच्चों, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक फर्श पर क्यों बैठ गया। तो लेखक फर्श पर क्यों बैठ जाता है बच्चों? क्योंकि द्विवेदी जी के प्रति उसकी जो सम्मान की भावना थी उसी के कारण वह फर्श पर बैठ जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्राणों में पावन स्पंदन भर वाली आवाज किसकी थी। तो यह आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी की आवाज थी बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुरु शिष्य शीर्षक स्मरण में लेखक ने किस महान व्यक्ति का पुण्य स्मरण किया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुण्य स्मरण किया है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी कहाँ पढ़ाते थे। तो द्विवेदी जी आपका काशी विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मन्नू कौन था। तो मन्नू कौन थी बच्चों? तो यह द्विवेदी जी की बेटी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गुरु शिष्य पाठ के अनुसार लेखक कानपुर से शर्म के मारे भाग आया था, क्यों? तो क्योंकि बच्चों वह प्रथम श्रेणी भी नहीं ला सका था, मतलब फर्स्ट डिवीजन भी नहीं ला सका था। इस वजह से वह क्या था बच्चों? कानपुर से शर्म के मारे भाग आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि गुरु शिष्य पाठ में विद्यार्थी की जो वेशभूषा है उससे उस विद्यार्थी के बारे में क्या परिलक्षित होता है। तो उससे क्या पता चलता है कि बच्चों कि वह एक गरीब था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी को जहां से भी मिले क्या ग्रहण करना चाहिए। तो उसे जहां से भी मिले ज्ञान को ग्रहण कर लेना चाहिए बच्चों, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी को किस वृत्ति का होना चाहिए। तो विद्यार्थियों को मधुकरी वृत्ति का होना चाहिए बच्चों, क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस प्रकार अंधश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, यह किसने कहा है। तो यह किसने कहा बच्चों? द्विवेदी जी ने कहा है कि किसी पर अंधश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। यह किसने कहा है? तो द्विवेदी जी ने यह कहा है बच्चों, क्लियर है। अब हम लोग आते हैं लघु एवं दीर्घ स्तरीय प्रश्न उत्तर पर, ठीक है बच्चों। इससे पहले जो आपका प्रश्न अभी तक हम लोगों ने देखा ये 2 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग 4 नंबर वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न आपका 4 नंबर वाला कि पाठ में विद्यार्थी की जो वेशभूषा है इससे उस विद्यार्थी के बारे में क्या परिलक्षित होती है। इसे आपको थोड़ा अलग टाइप में लिखना है, मतलब ज्यादा बड़ा ही लिखना है, ठीक है। वो हम लोगों ने शॉर्ट में देखा कि उसे गरीबी का परिलक्षित होता है, गरीबी का पता चलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा में लिखना है, ज्यादा बड़ा लिखना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए विद्यार्थी की वेशभूषा से लगता है कि वह असहाय है एवं द्विवेदी जी के पास सहायता अर्थात आया है, मतलब सहायता के लिए द्विवेदी के पास आया है। वह जिज्ञासु एवं ज्ञान पिपासु भी है। वह द्विवेदी जी का शिष्यत्व ग्रहण कर जीवन को धन्य बनाना चाहता है, क्लियर बच्चों। इस पाठ के आधार पर विद्यार्थी की जो वेशभूषा है उससे यही पता चलता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि काशी विश्वविद्यालय का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो लेखक आपका कहाँ पे पढ़ता था? काशी विश्वविद्यालय में पढ़ता था, ठीक है। वहां पे पढ़ाते थे द्विवेदी जी, ठीक है। तो यहाँ पे काशी विश्वविद्यालय का वर्णन करना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए काशी विश्वविद्यालय का काफी क्षेत्र खाली था, सर्वत्र वृक्षों की सुंदर श्रृंखला थी। विद्यालय के परिवेश स्थल के बाईं तरफ महिला विद्यालय था, दाईं तरफ सुंदरलाल अस्पताल था। वहां का वातावरण अत्यंत ही नीरव एवं शांत था बच्चों। तो परिवेश स्थल की बाईं ओर क्या था बच्चों? महिला विद्यालय था और दाईं ओर आपका सुंदरलाल अस्पताल था, ठीक है। और वहां पे जो काफी खाली क्षेत्र वहां पे था, वहां पे क्या था बच्चों? शरद वृक्षों यानी कि पेड़ों की एक सुंदर श्रृंखला था, एक सुंदर लाइन था बच्चों, क्लियर है। तो यह काशी विश्वविद्यालय की विशेषताएं होगी। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो आपका है कि लेखक ने बनारस के आसपास की ग्रामीण औरतों का चित्रण किस प्रकार से किया है, वहां के परिवेश और आपके परिवेश में क्या अंतर है। तो देखिए बच्चों बनारस के आसपास ग्रामीण औरतें लाल कथई रंग की साड़ियां बहुत पहनती है। वे घास काटती है और घास का गट्ठर सर पर रखे
इसको थोड़ा बड़ा छोटा कर लेते क्या। सड़क के किनारे काम करती हुई अक्सर दिखाई ही पड़ती है, वे साथ ही रहती है तो वह चुप नहीं रहती है, गीत गाती है, बातें करती है या झगड़ताती है। वहाँ के परिवेश और हमारे परिवेश में यही अंतर है कि हमारे यहाँ गुस्सा आने पर लोग चुप रहते हैं और ना बोलते हैं, अर्थात हम शरारती प्रवृत्ति के लोग हैं बच्चों। क्लियर है। तो ये हो गया यहाँ, और जो बनारस की महिलाएं थी बच्चों उसमें क्या अंतर था वो हो गया, और लेखक ने किस प्रकार से चित्रण किया है उसके बारे में। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि लेखक फर्श पर क्यों बैठ जाता है। तो द्विवेदी जी के समान में बैठ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके टीचर थे। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग में लिखना है। देखिए संभावना भावना और संग्रह के कारण लेखक बरामदे में बने सीमेंट के आसनों पर नहीं बैठा, फर्श पर साफ सुथरा था, अतः लेखक फर्श पर ही बैठ गया, किसके द्विवेदी जी के सम्मान में। अगला क्वेश्चन है कि लेखक कानपुर से शर्म के मारे क्यों भाग गया। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए एक बार कि लेखक 3 अंकों से फर्स्ट क्लास छूट गया था, यानी कि फर्स्ट डिवीजन आने से छूट गया था। कॉलेज में अध्यापक आशा करते थे कि लेखक यूनिवर्सिटी में टॉप करेगा, किंतु उसे प्रथम श्रेणी भी प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण वह इस श्रम के मारे कानपुर से भागकर बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया बच्चों। ठीक है, पहले वह कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लगता था उसके टीचर को कि वह कॉलेज में टॉप करेगा, यूनिवर्सिटी में टॉप करेगा, लेकिन क्या हुआ बच्चों उसके जस्ट उल्टा हुआ, वह फर्स्ट डिवीजन भी नहीं आ पाया और 3 नंबर से फर्स्ट डिवीजन से छूट गए। इस वजह से लेखक क्या हुआ कानपुर से भाग गया था शर्म के मारे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आते हैं अपराजित जो कहानी है बच्चों उसकी क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों अपराजित शीर्षक पाठ की रचयिता कौन है, यानी कि अपराजित के लेखक कौन है। तो यह इसके लेखक कौन है बच्चों शिवानी है। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अपराजित पाठ में अपराजित कौन है। तो डॉक्टर चंद्रा आपका जो है बच्चों ये अपराजित है मतलब ना जीता हुआ है, हारा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अपराजिता पाठ में डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी। तो वह डॉक्टर बनना चाहती थी बच्चों, नहीं बन पाती है। ठीक है, बन पाती कि नहीं आगे आपको पता चल जाएगा अच्छा से। ठीक है, देखिए बच्चों कि ड्रग रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो यह आपका लखनऊ में है। डॉक्टर चंद्रा किस बीमारी के गर्दन के नीचे का पूरा शरीर निर्जव कर दिया था। तो पोलियो। ठीक है, तो पोलियो। क्लियर है। उसके बाद देखिए डॉक्टर चंद्रा आपका डॉक्टर बन गया था बच्चों। ठीक है, देखिए डॉक्टर चंद्रा किस विषय की शोध सामग्री की खोज रही थी। तो वह देखिए बच्चों किस विषय की खोज रही थी। तो माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, किस विषय का माइक्रोबायोलॉजी का। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि अपराजिता शीर्षक पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि यानी कि पीएचडी की उपाधि कब मिली। ठीक है, डॉक्टरेट मतलब होता है पीएचडी। ठीक है, तो 1976 में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर चंद्रा की मां का क्या नाम था। तो शारदा सुब्रमण्यम था। क्या था बच्चों शारदा सुब्रमण्यम डॉक्टर चंद्रा की मां का नाम था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर चंद्रा और उनकी मां ने जर्मन भाषा की परीक्षा कहां से उत्तीर्ण किया था। तो वह मैक्स मूलर की भवन से उन्होंने जर्मन भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी बच्चों। क्लियर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसका फोटो था। तो एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसका फोटो था बच्चों वीर जन्नी का पुरस्कार लेती हुई उसकी मां का फोटो था बच्चों। वीर जन्नी का जो पुरस्कार ली थी उसकी मां ने उसका फोटो था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है वीर जन्नी का पुरस्कार किसे मिला। तो डॉक्टर चंद्रा की मां यानी कि शारदा सुब्रमण्यम को यह वीर जन्नी पुरस्कार मिला था बच्चों। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन का आपका पहला प्रश्न आपका लॉन्ग क्वेश्चन का देखिए कि डॉक्टर चंद्रा ने से पहली बार मिलकर लेखिका ने क्या अनुभव किया। तो देखिए बच्चों डॉक्टर चंद्रा से मिलकर पहली बार लेखिका को लगा कि विलक्षण व्यक्तित्व से मुलाकात हुई है। उसकी कहानी सुनकर वह दंग रह गई। लेखिका ने अनुभव किया कि नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति मानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती लड़की किस प्रकार से देवांग से एक काम नहीं थी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लेखिका को डॉक्टर चंद्रा देवांगन सी क्यों लगी। तो देखिए बच्चों डॉक्टर चंद्रा नियति के क्रूर मजाक में को भी झुठला करके महत्वाकांक्षा युक्त जीवन जी रही थी, इसलिए उसे जो डॉक्टर चंद्रा है बच्चों उसे देवांगन सी लगी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वीर जन्नी का पुरस्कार किसे मिला, उसे यह पुरस्कार क्यों दिया गया। तो देखिए बच्चों वीर जन्नी का पुरस्कार किसे मिला था। तो जेसी बंगलोर ने डॉक्टर चंद्रा की माता
श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम को दिया था। तो किसे मिला था? शारदा सुब्रमण्यम को मिला था। यह पुरस्कार उन्हें अपनी पुत्री के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने एवं साथ देने के कारण दिया गया था बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अपराजिता अपने नाम को किस प्रकार से सार्थक करती है? तो देखिए बच्चों, अपराजिता का अर्थ है जो पराजित कभी ना हो। डॉक्टर चंद्रा विधाता प्रदत्त विकलांगता को भी मात देकर के जीवन के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर लिया था। इस वजह से अपराजिता का नाम सार्थक है। क्लियर है? उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न लॉन्ग प्रश्न का आपका कि चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया, उपयुक्त पंक्ति के पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो देखिए बच्चों, परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के पर भी अपराजिता को मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि उसका निचला शरीर निर्जीव था, यानी कि पैरालाइजिस था, लकवाग्रस्त था, जो शल्य चिकित्सा के उपयुक्त नहीं था बच्चों। किंतु डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान में डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी की उपाधि हासिल की। इसी पर यह कथन है कि जो चिकित्सा डॉक्टर ना बन सकी, वह विज्ञान की डॉक्टर बन गई। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लेखिका के मेधावी युवक को डॉक्टर चंद्रा से किस प्रकार से प्रेरणा लेने की बात कही है? तो देखिए बच्चों, लखनऊ के मेधावी युवक, ठीक है, लखनऊ के मेधावी युवक ने का ट्रेन से हाथ कट गया। वह हताश हो नशे की गिरफ्त में आया। धीरे धीरे वह पागल हो गया। अब वह लखनऊ के नूर मंजिल पागल खाने में इलाजरत है। लेखिका ऐसे ही हताश लोगों से कह रही है कि डॉक्टर चंद्रा जैसे विकलांग लोगों से ऐसे युवक की प्रेरणा लेनी चाहिए बच्चों। देखिए डॉक्टर चंद्रा जो आपका था पैरालाइजिस था, ठीक, जैसे उन्होंने डॉक्टर में क्या किया था बच्चों, डॉक्टर की परीक्षा दिया था और वहां पे टॉप रैंक लाया था, फिर भी उसको एडमिशन नहीं मिला क्योंकि वह विकलांग था बच्चों, पैरालाइजिस था। इस वजह से उसको वहां पे इस प्रकार से एडमिशन नहीं मिला। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, डॉक्टरी में यानी कि मेडिकल में क्या किया, पीएचडी किया बच्चों, और वहां पे उन्होंने डॉक्टरेट यानी की उपाधि हासिल की। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लेखिका डॉक्टर चंद्रा की कार्य कुशलता को सुदृढ़ कठिन अभ्यास की आत्मप्रद भूमिका रहा है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है? तो देखिए बच्चों, जब अपराजिता यानी कि डॉक्टर चंद्रा ने डॉक्टरेट की उपाधि ली, तब उसने लेखिका से कहा कि सफलता के पीछे उसकी मां की कठिन अभ्यास आत्मप्रद भूमिका थी, जो अपराजिता विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार तक खींच लाया। अर्थात अपराजिता की मां न अपना सर्वस्व न्यौछावर कर उसके साथ ही लगी रही। क्लियर है? अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, अब आपका है तालाब बनता धर्म स्वभाव, निबंध है आपका जिसके लेखकों ने बच्चों अनुपम सिंह है। उसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है इसका, तालाब बांधता धर्म स्वभाव किस विधा से संबंधित है? तो यह पाठ के कौन सी विधा से संबंधित है बच्चों? यह एक आपका निबंध है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि तालाब बांधता धर्म स्वभाव शीर्षक निबंध से जुड़े भारत का प्रतीक किस तालाब को कहा गया है? तो बिंदु सागर को। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि तालाब बांधता धर्म स्वभाव शीर्षक पाठ के अनुसार छत्रसाल के बेटे जगत राज ने बुंदेलखंड के तालाबों की मरम्मत करवाई थी। वे तालाब किनके द्वारा बनवाए गए थे? तो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है? तो तालाब को आपका धर्म स्वभाव कहा गया है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है किसे गाढ़ा खजाना मिला था? तो किसे मिला था बच्चों? छत्रसाल के बेटे को गाढ़ा खजाना मिला था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि छत्रसाल ने खजाने का उपयोग किसके मरम्मत में करने की आज्ञा दी थी? तो चंदेल के सभी तालाबों के उपयोग करने में छत्रसाल ने मतलब सभी तालाबों का मरम्मत करे तभी कि सभी लोगों का क्या हो सके, उद्धार हो सके और कृषि कर सके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका कि छेरा छेरा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो छेरा छेरा त्योहार आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की देवता कौन है? तो वर्षा की देवता कौन है बच्चों? इंद्र है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि तालाब किस तरह और ऐसे कौन से जल स्रोत हैं जो सार्वजनिक हित में काम आते हैं? तो कुआं आपका हो गया बच्चों, नलकूप हो गया, छेरी हो गया और आपका झील हो गया बच्चों, नदी हो गया। ये सारा आपके जल हित के सार्वजनिक काम में आते हैं ये सारे जल स्रोत।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तालाबों को धर्म स्वभाव क्यों कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। देखिए, व्याकरण एक प्राचीन ग्रंथ में तालाबों को उनके स्वभाव के कारण धर्म स्वभाव कहा गया है, अर्थात तालाबों के चारों ओर संस्कृतियों का विकास एवं वर्धन होता है। इस वजह से क्या कहा गया है, धर्म स्वभाव कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि छात्रसाल ने अपने बेटे जगत राज को से क्यों नाराज था। तो देखिए बच्चों, जो जगत राज के बीजक की सूचना के अनुसार खजाना को खोद कर निकाला था। जब जब छात्रसाल को पता चला तो वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने आज्ञा दी कि चंदेल के सभी तालाबों को उस खजाने से मरम्मत की जाए और नए तालाब भी बनाए जाए। क्लियर है। उसके बाद देखिए, छेर छेरा त्योहार क्या है, यह किस राज्य में मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए बच्चों, ये प्राचीन समाज में वर्ष के 12 पूर्णिमाओं में से 11 को श्रमदान के लिए रखा जाता है और पुष माह की पूर्णों पर तालाब के लिए धान या पैसा एकत्र किया जाता है। छत्तीसगढ़ में इस त्योहार को छेर छेरा त्योहार मनाया जाता है। इसमें लोगों की दल गृहस्थ की से धान एकत्रित किया जाता है। क्लियर है। चलिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बच्चों, इसको छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि बिंदुसार सागर कैसा बना, यह कहाँ पर स्थित है। तो देखिए बच्चों, बिंदुसार सागर जगन्नाथपुरी में है और यह अपने आने वाले वाले क्षेत्र को थोड़ा थोड़ा जल के साथ से लेकर के आकार में इसमें अपरिवर्तित होता है। इससे एक साथ आस्था का प्रतीक बन गया। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पाठ के आधार पर तालाब के लाभों का वर्णन करें। तो तालाब का क्या कर सकते हैं, इससे हम अपने प्यास को बुझा सकते हैं, पशु पक्षी पादप आदि की जलीय आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं, सिंचाई का कार्य को संपादित किया जा सकता है बच्चों, और इसमें क्या कर सकते हैं, मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन भी कर सकते हैं। चलिए, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि अमावास और पूर्णिमा के दिन किस प्रकार के यानी कि अमावस्या और पूर्णिमा मतलब हो गया आपका पूर्णिमा, ठीक है। पूर्णिमा के दिन किस प्रकार के सार्वजनिक हित वाले कार्य किए जाते हैं। तो किस प्रकार के सार्वजनिक हित वाले कार्य किए जाते हैं बच्चों। तो देखिए, पुराने समाज में मान्यता के अनुसार अमावास और पूर्णिमा यानी कि अमावस्या और पूर्णिमा इन दो दिनों में कर्जा यानी अच्छे एवं सार्वजनिक कार्य मतलब हो गया आपका कार्य, ठीक है। ये अच्छे सार्वजनिक कामों का दिन माना गया है। इस दिन निजी एवं पूनो मतलब निजी हो गया, पूनो का मतलब हो गया पूर्णिमा को अपने खेत में एक काम नहीं कर क्षेत्र के तालाब का निर्माण एवं इसे देख रेख का कार्य भी क्या करते थे। क्लियर है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि परोपकार के लिए तालाब का निर्माण के अलावा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो सड़क का निर्माण किया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है सड़क के किनारे, ठीक है। या आपका चौराहे पर कुआं खोदवाना, नलकूप लगवाना, जो आत्री आवास है बच्चों, वो रात्रि के विश्राम के लिए बनवाना, ठीक है। ये आपका परोपकार के काम हो गए। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बच्चों कविता का, ठीक है। तो कविता आपका क्या है, राम को भरत का संदेश, और इसके रचनाकार कौन है बच्चों, तुलसीदास है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसका पहला प्रश्न है कि राम और भरत का संदेश के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार कौन है बच्चों, तुलसीदास। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राम का भरत का संदेश, ठीक है, यहाँ पे को होगा, ठीक है। राम का भरत को संदेश किस महाकाव्य का अंश है। तो यह रामचरितमानस का अंश है बच्चों। अगला देखिए इसमें कि राम का भरत को संदेश शीर्षक पाठ में राम ने किसी समझाने का प्रयास किया है। तो भरत को। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राम का भरत को संदेश शीर्षक पद्य में भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को दी थी। तो चरण पादुका क्या दी थी बच्चों, चरण पादुका श्री राम ने किसको दे दिया था, अपने भाई भरत को दे दिए थे जब वो वनवास जा रहे थे, ठीक है। रामायण देखिए होंगे आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे भारत नहीं होगा, भरत होगा, ठीक है। भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपने खड़ाऊ भरत को दिया था। खड़ाऊ पाकर भरत की मनोभाव क्या थी। तो वह प्रसन्नता की मनोभाव थी, मतलब वह खुश हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका कि भरत को क्या भेंट किया। तो अपनी चरण पादुका यानी कि खड़ाऊ भेंट किया था, ठीक है। खड़ाऊ और चरण पादुका दोनों एक ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए। तो मुख के जैसा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि राम का भरत को संदेश पाठ के अनुसार राम राजधर्म क्या है। तो प्रजा के सुख
दुख को ध्यान रखते हुए न्यायपूर्वक शासन करना ही ये आपका राजा का धर्म है बच्चों, राजधर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राम ने भरत को क्या करने की सलाह दिया था जब वो वनवास जा रहे थे राम बच्चों? तो क्या करने की सलाह दिया था? बड़ों की आज्ञा पालन करने का सलाह दिया था। उसके बाद अब लॉन्ग क्वेश्चन की ओर आते बच्चों। देखिए पाठ में श्री राम ने किसे समझाने का प्रयास किया है? तो ये आपका भरत को समझाने का प्रयास किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे डिटेल में लिखना है। ठीक है, देखिए इस पाठ में श्री राम ने भरत को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने भरत को अपने विचारों से अवगत करा करके राजधर्म की शिक्षा भी प्रदान किया है। देखिए बच्चों, इससे पहले भी आपका 2-3 चैप्टर का क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में VVI क्वेश्चन क्लास 8 हिंदी का लेकर के मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। उस लिंक के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और उसे अवश्य देख लें। इतना देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है एग्जाम में, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो उसे आप लोग अवश्य देखेंगे। और चैनल पे नए हैं यार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी प्रकार से आप सभी का क्लास 9 की तैयारी बहुत ही अच्छा तरीके से कराया जाएगा, फ्री में और शुरू से अंत तक। ठीक है, जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। ठीक है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन है कि राम ने भरत को क्या करने की सलाह दिया था? तो राम ने भरत को प्रजा की पालक बनने की सलाह दी, गुरु एवं बड़ों की यथोचित सत्कार देने की सलाह दी, गुरुजनों की आज्ञा अनुसार राजधर्म पालन करने की सलाह दिया था बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि तुलसी जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? तो मुख के समान होना चाहिए, जो खाता पीता हुआ अकेला है परंतु शरीर के सभी अंगों के समान के रूप में पालन करता है, अर्थात मुखिया को सभी सदस्यों को समान भाव से देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पाठ के अनुसार राजधर्म क्या है? तो अपनी प्रजा की सुख सुविधा का ख्याल रखने वाला राजा लोकप्रिय रहता है। प्रजा की भलाई का प्रयत्न करना एवं अपनी सीमा को सुरक्षित रखना राजा का धर्म है। उसके राज्य में कमजोर गरीब अमीर सबको समान अधिकार एवं सुविधा प्राप्त हो, यही राजधर्म है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि हर व्यक्ति को समाज के प्रति उत्तरदायित्व है। आप समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व किसे क्या समझते हैं? लिखिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, इसको छोड़ दीजिए, पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। गलत राह पर चलने से बचने के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? तो देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मैं गलत लोगों से संबंध नहीं रखूंगा। ठीक है, गलत लोगों से आपको संबंध नहीं रखना है, उनके साथ नहीं रहूंगा। ठीक है, अपने साथ अपने से बड़ों का साथ रहूंगा। समान उम्र वाले रुकिए बच्चों थोड़ा सा, वैसे लोगों से संबंध रखूंगा जो सच्चे एवं अच्छे विचार के हैं। मैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दूंगा एवं झूठ चोरी यानी कि व्यक्ति भाव आदि से अपने आप को दूर रखूंगा। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि राम के स्थान पर यदि आप होते तो अयोध्या लौटने के लिए भारत के आग्रह ये नहीं होगा। ठीक है, नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। देखिए चलिए बच्चों, उस चैप्टर में आपका उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट कविता की ओर हम लोग आते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट कविता है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख। ठीक है, तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है? तो निर्मला पुतुल। किसने इसकी रचना किया बच्चों? निर्मला पुतुल ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कविता में किस समस्या को लेकर के संकेत किया गया है? तो विकास के नाम पर प्राकृतिक का दोहन, उस समस्या को लेकर के यहाँ पे इस समस्या को लेकर के यहाँ पे संकेत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि रात के सन्नाटे में नदियां क्यों रोती है? तो प्रदूषित होने के कारण रात के सन्नाटे में नदियां रोती है बच्चों। उसके बाद है अध्यर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है बच्चों? अपर्ण है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में बूढ़ी पृथ्वी किस बात का दुख है? तो इसे प्रकृति के दोहन एवं प्रकृति के प्रदूषण का है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कवित्री किससे प्रश्न पूछ रही है? तो पृथ्वी में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति से जो कविता है बच्चों उसमें कवित्री क्वेश्चन पूछ रही है, प्रश्न पूछ रही है। अगला क्वेश्चन है पहाड़ का सीना क्यों दहलता है? तो पहाड़ का सीना क्यों दहलता है बच्चों? क्योंकि पहाड़ के तोड़ने के लिए किए गए विस्फोटों से पहाड़ का सीना दहलता है। इस कविता में पर्यावरण के बारे में ही दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कवित्री को किसके आदमी होने पर संदेह है? तो पृथ्वी की चिंता ना करने वाले लोगों को आदमी होने पर उसे संदेह है। कुल्हाड़ी के वार से पेड़ क्या करते हैं? तो चित्कार करते हैं। ठीक है, मतलब चीखते हैं कुल्हाड़ी के वार से जब काटते हैं। तो रात के सन्नाटे में नदियां क्यों रोती है? ये कौन रोती है? तो नदियां रोती है बच्चों। क्यों रोती है? प्रदूषण के कारण। ठीक है, हथौड़ी की चोट से कौन बिखर रहा है? तो पत्थर बिखर रहा है। कौन खून की उल्टी कर रहा है? तो हवा कर रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए इस तरह का प्रश्न तो बोर्ड एग्जाम में कविता का नहीं आएगा, आपको एक कविता का पाठ दे दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, इस चैप्टर का एक कविता का पाठ दिया जाएगा। ठीक है, 3-4 लाइन का, और पूछेगा इससे इसी टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो पाठ कुछ भी रहे आप लोग प्रश्न को इसे पढ़ करके जाइएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में आराम से लिख लीजिएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि इस कविता में कवित्री किससे प्रश्न पूछ रही है। तो इस कविता में कवित्री पाठक यानी कि जनता से प्रश्न पूछ रही है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन है कि पहाड़ का सीना क्यों दल रहा है। तो उसे डायनामाइट करके विस्फोट किया जा रहा है, क्रशर मशीन में उसे तोड़ा जा रहा है, इन सभी से पहाड़ का सीना दहल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि कवित्री किसको आदमी होने पर संदेह कर रहा है। तो इसको पढ़ लीजिए आप लोग, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और ये आखिरी प्रश्न है कि बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख है। तो देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषण ने उसे असमय ही बूढ़ी बना दिया है, यानी कि समय से पहले ही बूढ़ी बना दिया है। बूढ़ी जिस विभिन्न प्रकार की व्याधियों और कष्टों से घिरी रहती है, उसी तरह प्रदूषण भी ने हमारी पृथ्वी को भी गंदा कर रखा है। पृथ्वी को इसी बात का दुख है बच्चों। ठीक है, कि पृथ्वी क्या हो रही है, समय से पहले बूढ़ा हो गया और उसे प्रदूषित किया जा रहा है। तो ये आपका किताब यहाँ पे खत्म हो गया बच्चों। एक और वीडियो था किताब के प्रश्नों का, उसे भी आप लोग देख लीजिए और इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। ठीक है, इससे आपका किताब खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा बच्चों, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, लेटर को देखेंगे यानी कि एप्लीकेशन को, आवेदन पत्र को देखेंगे, और ग्रामर को देखेंगे, ग्रामर में यानी कि व्याकरण के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और जो वीडियो अपलोड होगा कल, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। कल मतलब कल हो गया आपका 10 जुलाई को। ठीक है, ये वीडियो 9 जुलाई को अपलोड हो रहा है। ठीक है, 10 जुलाई को अगर वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट के लिंक को आप लोग क्लिक कीजिए, वहां पे आपको सारा वीडियो अपलोड हुआ मिलेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों को मैं वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।